हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अब हम लोग जो आपका गणित प्रश्न पत्र हुआ है आज 3 फरवरी 2021 को, इसके लघु प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न पत्र को लेकर के बहुत परेशान हैं। थोड़ा पिछले वर्षों के हिसाब से उसने चेंज जरूर किया है, प्रश्न पत्र को चेंज किया है थोड़ा सा, लेकिन चीज़ें तो आपके सिलेबस से ही जुड़ी हैं, चीज़ें कहीं अलग नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो इधर उधर थोड़ा सा हटके आती हैं, जो आपके इस वक्त जो मार्केट में बुक्स आप लोग शॉर्ट में पढ़ाई को, एक तो सबसे पहली बात यह है कि सारे बच्चों की अब टेंडेंसी है, ज़्यादातर डीएलएड में मैं देखता हूँ कि उनको शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन करने की आदत लगी हुई है। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर फोकस ही करते हैं जब आपका एग्ज़ाम आता है, डेट शीट आ जाती है और कुछ ही दिन, आप 5-7 दिन आप अध्ययन पर फोकस करना चाहते हैं और उसी को लेकर के आप सब कुछ कर लेना चाहते हैं। हमेशा इसीलिए आपके साथ प्रॉब्लम होती है। अन्यथा आप अगर देखेंगे जो बच्चे मुझसे प्रारंभ से पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, जैसे प्रायिकता के जो क्वेश्चंस अभी इसके बाद भी जो आएगा, मैंने वैसे क्वेश्चंस करा रखे इसके पहले, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं इसके पहले पढ़ाता था वहां भी मैंने पढ़ाया है। इस चैनल पर तो मैं बहुत ही कम समय से, अभी कुछ ही दिन पहले, 1 मंथ भी नहीं हुआ है, मैंने स्टार्ट किया है। और इस पर जितना फिर भी ज्यादा से ज्यादा कराया गया है आपको, ये सारे जैसे क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में बास्केटबॉल टीम वाला मध्यिका, अब इसमें क्या, ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एज इट इज क्वेश्चन ये वाला कराया है, ठीक है। तो आप सब देखिए, तो उसमें भी बच्चे उन सीरीजेस को भी पूरा नहीं देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको समझना होगा कि अध्ययन करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सारे बच्चे शॉर्टकट ढूंढते, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। पढ़ाई मन से करिए, रेगुलर करिए, हमेशा पढ़िए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, ये आप सोचते हैं कि मैं 4th सेमेस्टर में हूं तो 3rd का क्या करूं, पढ़ के 3rd में हूं तो 2nd नहीं। आपको कोई भी मैथ्स का या जो भी आपको पढ़ना है, आपके रिलेटेड सब्जेक्ट हो, तो उसको आप सारे सेमेस्टर्स का आप स्टडी करिए, क्योंकि आगे आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट भी तो देना है और यही सारी चीजें वहां पर आने वाली हैं। बस वहां पर अप्रोच आपको थोड़ा अलग रखनी होगी, उसके लिए मैं क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। अभी मैंने 3 चैप्टर पढ़ा के आपके एग्जाम के कारण यूपी टेट, सीटेट की क्लास को रोका हुआ है, अन्यथा मैं उसको वहीं से कंटिन्यू अप करूंगा। आप सब लोग बिल्कुल तैयार रहें, लेकिन आप लोग शॉर्टकट पढ़ाई मत करिए, ऑल टाइम पढ़िए। देखिए, कोई ऐसा बहुत टफ चीजें नहीं है, सब 7th 8th स्टैंडर्ड के ऊपर का यहाँ कुछ भी नहीं पूछा गया। क्लास 8th के ऊपर की मैथमेटिक्स आपके पास यहाँ नहीं है, सब 8वें तक के अंतर्गत की चीजें। अभी आप देखिए और समझिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आध चीज तो अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं तो उसके लिए इतना नहीं परेशान होना चाहिए। उन 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरे प्रश्न पत्र को ब्लेम करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। अब यहां पर जैसा कि विद्यालय की बास्केटबॉल टीम है, इसमें 10 मैचों में प्राप्त अंक आपको दिए गए हैं। ये 10 मैच के प्राप्तांक है और इनकी मध्यिका बतानी। तो सीधी सी बात है, ये आंकड़े n बराबर, यहां पर n का मान क्या है, 10 आंकड़े हैं आपके पास और ये कैसी संख्या है, सम। तो क्या अब आपको सम संख्या की मध्यिका का सूत्र नहीं बताया गया, पढ़ाया गया? क्या ऐसे सवाल नहीं कराए गए? बिल्कुल कराए गए हैं। तो अब आप देखिए जरा, मध्यिका बराबर क्या होता है जब सम होता है, तो आपको सूत्र आप लिखते हैं n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और टोटल बटे 2। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाया जाता है और इसके पहले इसको आपको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर लिया जाता है। तो आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए 8। अब इसमें अगर आप आरोही अवरोही में लिखेंगे तो देखिए 8 है, 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, 12 है और 13 है। 8 से लेकर 13 तक तो लगातार लिखना है। तो चलिए मैं यहां देखिए साइड में इसको आरोही बढ़ते क्रम में लिख देता हूं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां तक लगातार संख्याएं हैं। 10, 11 भी था, 12 भी था और 13 भी था। इसके बाद देखिए 15, 18, 19, 22, 15, 18, 19 और 22, ये आपकी संख्याएं लिख गई आरोही क्रम में। ये मैंने आरोही क्रम में लिख लिया, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें मान रखिए, आपकी संख्याएं कितनी, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n का मान 10 रखेंगे तो 10/2, यहां लिखेंगे 10/2वां पद प्लस यहां भी 10/2वां पद है ना, 10/2 प्लस 1 भी है, प्लस 1वां पद, ऐसे लिखेंगे। केवल मान ही रखना है, टोटल/2। इसको काटेंगे क्या आएगा, 5, इसको 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 और 1 6। यहां देखिए 5वां पद आया और प्लस इस वाले में 5 और ये वाला 1 जुड़ के 6वां पद आया।
पांचवा और छठा पद आपको लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना। अब पांचवा छठा पद यहां से ढूंढिए जरा, ये जो लिखे हैं आरोही क्रम में देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये रहा पांचवा और ये रहा छठा। तो आप देख रहे हैं पांचवा पद 12 है और छठा पद 13 है, बटे 2 कर लीजिए, 13 12 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे 2 मतलब 12.5। मैंने यही प्रश्न शायद एज इट इज आपको इसके पहले कराया है सीरीजेस में, चाहे अति लघु वाले में कराया या लघु वाले में, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आप, इसमें कुछ टफ नहीं, कुछ अलग नहीं आया, आपने वो भी नहीं देखा, शायद वो सीरीजेस भी ढंग से नहीं देखी हैं, तो जिसने देखा है वो जानता है होगा, ठीक। अब चलिए देखेंगे आगे, और जो 1 2 3 प्रश्न, 2 प्रश्न मान के चलिए, 3 प्रश्न डिफरेंट है। जैसे ये वाला राजकीय भवन उसने लिख दिया तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ नहीं, सारे आयत ही है, बस आयत के क्षेत्रफल निकालने हैं, काम खत्म। अभी आप देखिएगा कितना आसान प्रश्न है, केवल आपको लग रहा है कि टफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान इसीलिए हमेशा कॉन्सेप्ट बेस स्टडी करना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को जरूर समझना चाहिए। आगे देखिए, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसे बनता है आपको मैंने बताया, कुछ इस टाइप से वर्ग का को थोड़ा सा टेढ़ा करके, जैसे ये वर्ग होता है, आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर इसको हम थोड़ा कॉर्नर पे पकड़ के ऐसे खींचे तो ये बिल्कुल ऐसी संरचना बनेगी। ये वाली जो संरचना है एबीसीडी आप देख रहे हैं, यही समचतुर्भुज है। अब इसको बनाए कैसे, इसको कैसे बनाए, तो जैसा आपको बताया गया है कि 4.5 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए 4.5 है तो सभी 4.5 ही होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये सब मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन अब ये रचना वाला प्रश्न आ गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले आपने 6th 7th 8th में काफी रचनाएं की होंगी, नहीं याद है या फिर पुराने समय की बात हो गई तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले भुजा 4.5 है, तो एक हम प्रकार में सबसे पहले पटरी रख करके ए बी 4.5 सेंटीमीटर ऐसे खींच लेंगे, है ना, 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने मान लीजिए यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमको ये मालूम है कि यहां सारी भुजाएं 4.5 ही हैं, तो अब हम क्या करें कि प्रकार में 4.5 लें और यहां पर रखें नोक इस बिंदु पर, ए बिंदु पर, और इधर हम 4.5 ऐसे खींच लें, है ना, यहां पर रख करके इस बिंदु से ऐसे 4.5 का आर्क लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, अब इसने कहा था, अब यहां से एक चीज और बोली गई थी कि इसका एक विकर्ण 6 है, 6 सेंटीमीटर। तो अब विकर्ण कहां से बनते हैं, बी से इधर या फिर ए से इधर। तो अब क्योंकि हमने इस तरफ इसको खींचा है तो बी से इसको हम ले लेते हैं। विकर्ण की लंबाई है 6 हम नाप लेंगे, प्रकार और पेंसिल में ऐसे 6 सेंटीमीटर दूरी को नाप करके और यहां रख करके और इसको ऐसे कट करेंगे, तो ये कहीं ऐसे कुछ ऐसे इसको काटेगा। तो जब ये ऐसे कट होगा तो आप देखिए ये वाला इधर आपका ये 4.5 था, ये भी 4.5 ही होगा, लेकिन ये वाला आपका 6 होगा, कितना होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने 6 काटा है। अब आपका त्रिभुज तक तो आप पहुंच गए, अब आपको इसको समचतुर्भुज बनाना था। तो आप ये जान रहे हैं कि अब यहां से अगर मैं रखूं बी से तो सारी भुजाएं क्योंकि 4.5 होती हैं, 4.5 होती है, तो यहां भी फिर से 4.5 लेकर के इस तरफ भी एक ऐसे आर्क लगा देते हैं, यहां पर 4.5 रख के ऐसे बना देते हैं, और इस तरफ यहां पर फिर इसको भी 4.5 लेकर के ऐसे कट कर देते हैं। तो अब आप देखिए ये कुछ इस टाइप से बन के आ गया। ये चतुर्भुज जो आपके सामने बना ये समचतुर्भुज है, समान भुजाएं हैं, ऐसे आपको बनाना था और आपको विकर्ण को नापना था। तो ये वाला विकर्ण आप खींच के और पटरी से इसको नाप लेते, तो जो भी 8-9 के आसपास सेंटीमीटर जो भी होता वो आपको मिल जाता कि हाँ ये इतने सेंटीमीटर है, आप बता देते। ऐसे इसकी रचना करनी थी, कोई बहुत टफ नहीं था, केवल इसके लिए ये ज्ञान होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है, बाकी आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये बनाना था आपको, हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया है, इसमें सड़क को बिंदुवार भाग से दिखाया गया है, सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है, भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां देखिए आपको इसमें कुछ इस टाइप से ये भवन वाला हिस्सा दिया गया है और सड़क बिंदुवार दी गई है। ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने बिंदुवार ऐसे बना दिया, ये तो 2-2 मीटर, सब सड़क 2-2 मीटर है, जहां भी आप देखेंगे 2-2 मीटर है, और ये बिंदु के हिसाब से इसको दर्शाया गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मान लेते हैं आपका क्या है, सड़क है, ठीक है। ये जो बिंदु वाले पार्ट में है बताया गया है ना इसमें कि बिंदुवार सड़क है, तो ये हिस्सा सड़क है और ये हिस्सा भवन होगा। इसमें देखिए यहां पर 15 मीटर दिया गया है, ये 15 मीटर है, ये वाला आपको 30 मीटर पता ही है,
ये 30 मीटर है, ये पूरा यहां से यहां तक पूरा 20 है देखिए, तो ये इतना 15 है, तो ये वाला भी 15 ही मीटर होगा आपका इतना, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा। और टोटल इधर आपको देखिए यहां से यहां तक का 20 दिया है, तो ये वाला इतना यहां से यहां तक का 5 बचेगा, क्योंकि पूरा 20 है, यहां तक 15 हो गया, तो ऊपर 5 मीटर, 5 ये है, 5 ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके सामने सब कुछ आ गया। अब केवल आपको जब सड़क वाले हिस्से का बताना है, तो अगर हम इसको ऐसे देखिए जोड़ दें, ठीक, तो ये 5 है ही है और ये 2 है, तो आपको देख रहे हैं आयत, इस वाले आयत को हम आयत नंबर 1 या चलिए ABCD लिख देते हैं। ए, ये वाले आयत को मैं B बना देता हूं यहां से जोड़ करके, और इस वाले आयत को मैं C कर देता हूं। तो इसमें अगर हम 3 आयतों का केवल क्षेत्रफल निकाल दे तो हमारा काम खत्म, जोड़ देंगे, सड़क का क्षेत्रफल हो गया। तो अब आप देखिए यहां से तो 5 और 2 आयत A का क्षेत्रफल, अगर हम आयत A का क्षेत्रफल लें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसकी लंबाई है 5 और गुणे चौड़ाई है 2, तो कितना है 5 दूनी 10, 10 मीटर स्क्वायर। आयत B का क्षेत्रफल, अब अगर मैं आयत B के क्षेत्रफल की बात करूंगा तो देखिए ये भी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, तो क्या होगा, इसका भी देखिए वही 5 और 2, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 गुणे 2, तो ये आएगा 10 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद सॉरी ये B वाला नहीं, ये C वाला था, तो मैं पहले B वाला निकलवा देता हूं आपको, यहां पर मैंने C वाला लिख दिया, चलिए ठीक है। अब आयत B में क्या है, देखिए ये रास्ते की तो हर जगह चौड़ाई 2 ही है ना, तो ये भी 2 रहेगा, इधर ये भी 2 रहेगा, लेकिन अब ये वाला हिस्सा नहीं पता। तो आप देखिए जरा यहां से यहां का कितना है 30, तो ये वाला भी अपोजिट वाला 30 होगा, ये पूरा 30 होगा। अब आप सोचिए 30 ये है, तो ये रास्ता 2 है, इधर से 2 निकल जाएगा, ये रास्ता भी 2 था, निकल जाएगा, 2 और 2 4 निकल जाएगा, 30 में से तो ये 26 बचेगा, तो ये 26 बचेगा, तो ऊपर चाहे यहाँ 26 लिख लीजिए, चाहे इसको भी 26 लिख लीजिए। तो आप देख रहे हैं इस आयत में 26 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो यहां से 26 गुणे 2 लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे, 26 दूना 52 मीटर स्क्वायर। इसके बाद अब आप वही आयत C का क्षेत्रफल, तीसरे वाले आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, वो 5 गुणे 2 है, 5 दूनी 10। अब इन्हीं को टोटल कर लेंगे तो कुल रास्ते का क्षेत्रफल यानी मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर, इनको जोड़ दीजिए, 72 आ जाएगा ना, 52 10 62 10 72, 72 मीटर स्क्वायर आपका सड़क का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें कुछ बहुत टफ थोड़ी ना था, केवल समझने वाली बात थी, ठीक। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन तमाम 7th 8th 8th क्लास तक आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, इसके बाद अब बोला गया था भवन का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल। अगर इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल देखना तो ये तो बहुत आसान है भाई, ये 30 है और ये 15 है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये एक आयत है देखिए, है ना। तो अगर हम यहां से ऐसे भवन का क्षेत्रफल देखते हैं तो वो भी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि है 30 गुणे 15, है ना, 30 इसकी लंबाई और 15 चौड़ाई। तो अब आपका 30 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 3 45, 450 मीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को लगाना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को कैसे करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक 14 तक आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब मैं और क्वेश्चंस लेता हूं और उनको सॉल्व किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब सोचिए ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया है, ठीक है। शायद अभी लास्ट मैंने कराया था कि एक दूसरे का 3 गुना है, इस टाइप से वहां दिया था, यहाँ अनुपात दिया है और प्रक्रिया बिल्कुल समान है। अब इसमें देखिए कितना सरल प्रश्न है। आप सोच रहे हैं क्या ये डिफरेंट क्वेश्चन है? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइए? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है तो आप इसको क्या मानते हैं? आप तुरंत जैसे अनुपात दिया होता तो लंबाई को 3x और चौड़ाई को आप 2x ऐसे मान लेते हैं। तो हम यहां पर रखेंगे 3x और इसको 2x। क्षेत्रफल दे रखा है 600, क्षेत्रफल की जगह इस तरफ 600 रख दीजिए। देखिए अब आप देखिए 3 दूना कितना होगा 6 और x का x स्क्वायर होगा, इधर 600। ये जो 6 है इधर गुणे में 600 के नीचे बटे में आ जाएगा, इधर x स्क्वायर। 6 से ये काटिए तो 100 बचेगा, x स्क्वायर बराबर 100 आया। तो x बराबर क्या होगा अंडर रूट वर्ग, उधर वर्गमूल हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10। अब आपने देखा जब ये 10 आ गया
x का मान 10 आ गया तो लंबाई कितनी थी 3x, इसमें 3 से 10 ये गुणा कर दीजिए, x की जगह 3 दम 30, चौड़ाई कितनी थी 2x आपने मानी थी, देखिए यहां पर तो 2 गुणे 10। अब आप बताइए 30 और 20 क्या इसमें बहुत टफ है? ये कौन सा बहुत टफ क्वेश्चन आ गया? सीधे 2 नंबर में आपको क्वेश्चन मिल रहा है। कोई ऐसा बहुत टफ नहीं, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जैसा कि ये क्वेश्चन कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिन्होंने समांतर चतुर्भुज का एक भी बेसिक फॉर्मूला सीखा है वो कर सकते हैं। अभी आप देखिए इसको मैं करवा रहा हूं, तो एक दो क्वेश्चन तो डिफरेंट होते हैं, हर जगह थोड़ा बहुत टफ किया जाता है कि आपको लगे वो टफ है। जो बच्चे रेगुलर स्टडी करते हैं उनको टफ नहीं लगता, जो बच्चे रेगुलर स्टडी करेंगे उनको टफ नहीं लगेगा, जो सिर्फ एग्जाम के टाइम तैयारी करेंगे उनको टफ लगेगा। तो आप हमेशा अपनी इस आदत को बदलिए, पढ़ाई हमेशा करिए, और हर सेमेस्टर के जब खाली समय हो तो किसी भी सेमेस्टर का वीडियो आए आप उसको देखिए, समझिए, क्योंकि उससे आगे आपको टेट सीटेट सुपर टेट तक जाना है। देखिए इसमें बोला गया आकृति एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। आकृति एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। सी एफ परपेंडिकुलर AB है, CF लंब है AB पर, देखिए AB ये रहा, इस पर देखिए CF ये सीधे लंब रेखा है, 90 डिग्री देखिए यहां बन रहा है, और BG लंब है AD पर, BG लंब है इस वाले AD पर, ठीक है। तो ये दो शर्तें आपको दी हैं, करना है। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज आयत से बनता है ना, ऐसे आयत टेढ़ा रहता है इस तरीके से, आमने सामने की बजाय इसमें भी बराबर होती हैं, और यहां से देखिए एक आपको इस तरफ लंब रेखा खींची गई यहां पर, इसी को F पॉइंट दिया गया, ये आपका था A B और ऊपर C और ये D, और यहां से B से G पर एक लंब यहां पर है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बताया गया। अब किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी समांतर चतुर्भुज, ये जो आयत से बनता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब जिसको इतना ही मालूम था उसका काम हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर हम क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है तो अब हम क्या करेंगे? अगर मैं आधार AB को मानता हूं, यहां पर अगर मैं आधार इसको लेता हूं AB को, तो ऊंचाई CF मानी जाएगी हमेशा, ठीक। किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो ऊंचाई होती है, इसको ध्यान से समझिए, ऊंचाई या तो ये होगी इधर, और या तो इस तरीके से ये जो 90 डिग्री पे होगी, या फिर जैसे इस तरीके से 90 बन रहा है तो ये भी ऊंचाई मानी जा सकती है। इसकी ऊंचाई हमेशा जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है वही मानी जाएगी इसमें। तो आप देखिए यहां पर अगर हम AB को आधार माने तो CF ले सकते हैं, AB को आधार माने तो CF ले सकते हैं, ठीक। इधर भी समांतर चतुर्भुज का जो ये क्षेत्रफल था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर इस तरफ भी हम आधार गुणे ऊंचाई लिख दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल की जगह तो हम आधार गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं ना। तो इधर भी, इधर अब आधार, अब इस बार मैं आधार इसको मान ले रहा हूं AD को, देखिए तो AD को अगर आधार मानते हैं यहां पर AD, तो ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई ये वाली बन जाएगी जो 90 डिग्री की लाइन बन रही है BG, तो इसकी जगह हम लिख देंगे BG। तो अब आपका ये एक रिलेशन बन के आ गया, बस इसी के सहायता से सारे प्रश्न लग जाएंगे, इसके दोनों पार्ट लग जाएंगे। अब देखिए इसी से हम क्या करेंगे, AD गुणे BG, पहले वाले पार्ट में देखिए क्या दिया था, AD था 12, तो यहां रखेंगे 12 गुणे BG, BG आपको ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप BG ऐसे रहने दीजिए। AB 16, यहां 16 रख देंगे AB, फिर गुणा लगा है CF, तो CF देखिए 10 है, तो हम यहां 10 रख देंगे। अब देखिए आराम से BG कितना आसानी से निकल आएगा, गुणे में 12 है उधर चला जाएगा, 16 गुणे 10 के साथ 12 बटे में हो जाएगा, इधर गुणे में इधर बटे में, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 चौके 16, तो ऊपर देखिए 4 दाम 40, 40 बटे 3 ही उत्तर लिख दीजिए, या इसको डिवाइड करिए, 3 एक कम 3, 1 बचा 10 हुआ, 3 3 9, फिर 1.3, 13.3 लगभग में इतने सेंटीमीटर आप लिख दीजिए, चाहे इसको लिख दीजिए चाहे इसको लिख दीजिए। फिर से अगेन यही वाला, ये पहला पार्ट हो गया, अगेन यही वाला फॉर्मूला जो ये बनाया है हम लोगों ने, फिर से लीजिए, AD गुणे BG बराबर AB गुणे CF। इसी से फिर से देखिए मान रखेंगे अगले सेकंड पार्ट में, AD 10 है CF 8 है, AD 10 है CF यहां देखिए 8 है, और क्या क्या दिया, BG 12 है, BG की जगह 12 है, AB आपको ज्ञात करना है, और इस बार जो CF है वो कितना है, 8 है, यहां 8 रख दिए। अब AB निकल नहीं आएगा, 8 इधर गुणे में इस तरफ ले आइए, 10 गुणे 12 के नीचे 8 इधर बटे में आ जाएगा। अब देखिए ये निकल आएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, और 2 से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 3 15। आप देख रहे हैं AB बराबर 15 सेंटीमीटर AB आ गया उत्तर।
तो जिनको ये बेसिक नॉलेज है कि समांतर चतुर्भुज क्या है, कैसे काम करता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो कर लेंगे। ठीक है, बाकी अभी आगे अब मैं पढ़ाऊंगा, वैसे भी अब कोई भी सेमेस्टर या कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डिटेल में, क्योंकि अभी इस चैनल को बहुत ही जल्दी बनाया गया है, बहुत ही कम समय में आप सबके सहयोग से चैनल आगे बढ़ा है। अब मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल तैयार रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर कार्य अब बिल्कुल अलग ढंग से किया जाएगा, क्योंकि समय का अभाव था। अब थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हो जाएं, उनकी प्रिपरेशन में बहुत शानदार कराने वाला हूं। ठीक है, उनको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और बहुत ही शानदार क्लासेस मिलेंगी, और सारे टेट सीटेट सुपर टेट की क्लासेस अब जल्दी ही कंटिन्यू कर दी जाएंगी। तो आप सब बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, तो और इसको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आगे और 2 क्वेश्चन बचे, उनको भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को समझते हैं। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है दोनों ही। आप इसको टफ इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बस सिद्ध कीजिए वर्ड आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं। इतने मान आपने टेबल में याद किए, केवल मान रख दीजिए, प्रश्न हो जाएगा। मान रखते ही दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, बस वो सिद्ध हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, जैसे tan 90, इधर देखिए इसमें बराबर tan 30 प्लस tan 60। देखिए मैथमेटिक्स में वो ये नहीं होता कि कोई चीज एज इट इज सेम टू सेम आए, बस पैटर्न वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट इसीलिए सीखना चाहिए। ऑलवेज लर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज आप मत भागिए कि यही क्वेश्चन छप जाएंगे। tan 90 का मान क्या होता है? अनंत यानी इन्फिनिटी, ऐसे रख दीजिए। अब देखिए यहां पर tan 30 का मान क्या है, आप ऊपर इसका मान रखेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 माइनस tan 60 का मान प्लस है, tan 60 का मान क्या है? √3। नीचे देखिए 1 माइनस, यहां पर tan 30 का मान 1/√3 रखेंगे, tan 60 का √3 होता है। दोनों के मान देखिए हमने रखा, √3 कट गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ऊपर क्या है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे देखिए यहाँ 1 बचा और यहाँ कटने के बाद भी 1 बचा, तो 1 माइनस 1 का मतलब नीचे जब 0 आ गया तो ऊपर कुछ भी हो, मैंने क्या बताया था कि ऊपर कोई भी संख्या हो, अगर नीचे 0 आ गया तो इसका मान अपरिभाषित यानी अनंत होता है। तो इधर भी देखिए अनंत आया था, ये आपने सॉल्व किया था। tan 90 का मान ही इन्फिनिटी होता है। और इधर भी ये LHS RHS दोनों साइड बराबर, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो गया, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। एक ये तरीका। एक और आसान तरीका देखिए, जिनको फॉर्मूला मालूम होगा, एक और तरीके से मैं बता रहा हूं, तो इसमें सोचना नहीं था। अब आप इसको सॉल्व करने में डर रहे हैं, इससे क्या करना, नीचे 0 हो गया, देखिए फटाक से पहले स्टेप में दिख गया। मान रखते √3 कटा, 1 माइनस 1 0। हर में जब 0 होता है तो वो अनंत ही होता है, अपरिभाषित होता है। मैंने कई बार आपको कई प्रश्नों में ये चीज बताई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अगला तरीका इसका देखिए, इसी का अगला तरीका ये होगा, जिनको ये फॉर्मूला मालूम है, एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी, वो होता है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जिनको ये सूत्र मालूम हो, हाई स्कूल जिन्होंने ढंग से पढ़ा हो, वो याद होगा इनको। ठीक है, तो इस सूत्र में आप देखिए a और b जहां पर है, यहां पर देखिए ये वाला सेगमेंट आपको पूरा दिया गया है, इधर वाला देखिए ऐसा ही, बस यहां पर a और b चल रहा है और यहां पर देखिए 30 और 60 चल रहा है a और b की जगह। इसका मतलब इस वाले पार्ट को ऐसा लिखा जा सकता है, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 30 प्लस 60। अब आप देखिए इधर भी tan 90 और इधर भी tan 90, हो गया खत्म। देखिए दोनों साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट राइट दोनों बराबर, तो ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड, खत्म। तो आप चाहे इससे करिए, चाहे वैसे नहीं मालूम है तब भी कर सकते हैं, क्योंकि तरीके जो लोग सीखते हैं वो सब कर पाते हैं। ठीक है, आप सब अच्छे से समझिए, आप ध्यान दीजिए मेरी बातों का। आगे से पढ़ाई को शॉर्टकट मत ढूंढिए। ये नहीं कि जब डेट शीट आएगी, जब एग्जाम की घोषणा हो जाएगी, तब हम चल करके पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ये बहुत गलत बात होती है और आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को 1000 बार उछाला गया, फेंका गया और परिणाम 1 2 3 4 5 6 ये सब आने की बारंबारता इस सारणी में दी। देखिए परिणाम 1 कितनी बार है, 185 बार, 2 कितनी बार है, 145 बार, ऐसे दिया गया। तो इनमें प्रत्येक का प्रतिशत बताना है। तो आप बताइए 1 कितनी बार आया है, 1 आने का प्रतिशत, ऐसे आपको करना है। देखिए 1 आने का प्रतिशत। अब क्योंकि आपने प्रायिकता में प्रतिशत, अब देखिए प्रतिशत वर्ड, अब आपको प्रतिशत की जानकारी नहीं है क्या? आराम से आप सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं 20% को भिन्न में बदलिए, तो आप 20 बटा ऐसे करेंगे 100
और काटेंगे 20 एकम 20 पंचे 100, 1/5। अब अगर मैं कहूं नहीं इस 1/5 को प्रतिशत में बदलो तो आप बस 100 से गुणा कर देंगे, ये 5 से देखिए कटेगा तो ये 20% बन जाएगा। यानी आपने बहुत सीखा है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत हटता है, जब भी प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आता है, और जब प्रतिशत लगाना है तो गुणे 100 करके आएगा। तो आप सोचिए 1/5 अगर आपको ऐसे मिल जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत बन गया। इतना जानकारी तो आपको पहले से होती है। अब देखिए इसमें क्या अलग था, अब आप देखिएगा अभी इसमें क्या अलग था। एक आने का प्रतिशत आपको बताना, पहले एक आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। 185 बार एक आया है और कुल कितनी बार उछाला गया है, 1000 बार, तो बटे में 1000। अब इसी को प्रतिशत बनाना था तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस खत्म। यही जो आएगा यही आंसर होगा। 1 2 0 देखिए कट गए, ऊपर 185/10 है, ये 18.5। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने यही क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता सेम क्वेश्चन मैंने इसके पहले जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता था वहां पर प्रायिकता चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया था, क्योंकि वहां मेरे पास समय था, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस को कराया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अब मैं यहां पर आपको अच्छे से फिर से पढ़ाऊंगा डिटेल में, और अब बहुत ही अलग टाइप से आप सबको पढ़ाया जाएगा। जो भी संभावनाएं बन सकती वो कराई जाएगी, और आपको हमारे सेंटर यानी हमारे इस सेंटर का स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा कुछ समय में। मैं खुद ही उसको डिजाइन करूंगा, स्पेशली मैथ का, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको जो चीजें होती हैं आजकल जो आपको मार्केट में स्टडी मटेरियल है वो ज्यादा बेहतर नहीं मिल पाता है। अगला देखिए यहां पर 2 आने का प्रतिशत, अगर 2 आने का प्रतिशत करेंगे, अब इसी तरीके से आप निकालते जाइए। बस 2 कितनी बार आया, 145 बार, तो ऊपर 145, नीचे कुल घट रहा है 1000, 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत बन जाएगा। ये देखिए ये आपने जो किया ये आपका प्रतिशत बन गया था। यहां पर फिर 2 0 कट गए, आप देखेंगे 145/10 तो ये 14.5। यानी आप देख रहे हैं केवल इनमें एक एक अंक पे दशमलव लग जा रहा है, सब में बस दशमलव लगा दीजिए, खत्म। इसी प्रकार से अगला देखिए आ जाएगा ठीक 14%, है ना। ये वाला आ जाएगा 16%। ऐसे ही इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, ये 16% आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और ये अंत वाला 19 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से सारे मान आपके सामने आ जाएंगे। ये था 1 का, 2 का, ये 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, सबके प्रतिशत आपके सामने है। इसी प्रकार से करना था। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था, केवल आपको कम टाइम पढ़ना और केवल एग्जाम टाइम पढ़ना ही भारी पड़ा है, और कुछ भी नहीं है। आप सब मेरी बात को समझिए, ध्यान दीजिए। ऑल टाइम स्टडी के लिए अपना सिस्टम बनाइए। जब तक आप एक अच्छे होनहार टीचर नहीं बन जाते, जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक आप अपने दिनचर्या में पढ़ाई को, अध्ययन को शामिल करिए, और अच्छी जगहों से। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़िए या मेरे प्लेटफॉर्म से ही पढ़िए, जहां भी आपको अच्छे से बढ़िया गाइडेंस मिले और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा हो, वहां से आप अध्ययन करें। अध्ययन कार्य करने के लिए सभी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, बेहतर पढ़ा रहा है, उसका मार्गदर्शन अच्छा है, वहीं पर आप पढ़िए और शानदार तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए। मैं चाहता हूं आप सभी एक अच्छे होनहार बेहतरीन अध्यापक बने, सरकारी नौकरी आपको मिले, टेट सीटेट सुपर टेट आप अच्छे से अच्छे तरीके से एक ही बार में झटके में पास हो जाएं। अब लेकिन आप अपनी आदत को बदलें। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी आदत को छोड़ें, केवल एग्जाम टाइम पढ़ाई मत करें। बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं, वो पूरा टाइम कभी दिखते ही नहीं, केवल जब एग्जाम आता है फिर वो दिखने लगते हैं। मतलब डेट आई कि आप परेशान हुए, फिर छटपटाने लगते हैं, फिर भागने लगते हैं। लेकिन यही चीज निरंतरता से यदि थोड़ा 1-2 घंटे 3 घंटे का भी अध्ययन कार्य कर लिया जाए रोज डेली, तो आप बहुत शानदार अध्यापक भी बनेंगे, आपका ज्ञानवर्धन भी होगा, और आप आगे बच्चों को पढ़ाएंगे, वहां भी बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे। जिस भी क्षेत्र में आपकी जॉब लगेगी, वहां के 100-200 बच्चों का भविष्य आपके हाथों में होगा। सोचिए आप उनको बेहतर, भाई सरकार आपको पेमेंट दे रही होगी, आपको वहां जाना भी रहेगा, तो क्यों ना थोड़ा बहुत अध्ययन कार्य किया जाए, उन बच्चों को पढ़ाया जाए, उनका भी भविष्य बने, आपका उस क्षेत्र में नाम हो, और आप भी अच्छे अध्यापक के रूप में सामने आए और अपने देश का विकास करें। सो मैं चाहता हूं अब आप लोग सुधर जाएं, थोड़ा सा अपनी आदतों को सुधारें। एग्जाम के टाइम पढ़ाई को छोड़ करके, बल्कि ऑल टाइम आप पढ़ाई करने की आदत डालें। ऐसा नहीं कि केवल परीक्षा के समय पढ़ें, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि किसी को मेरी बातें बुरी लग रही तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और बाकी आप सब अच्छे से पढ़ें, मैं आपके साथ हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके साथ हूँ। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।